वेलकम टू गागी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट 2। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो कैसे आया था और उसका आइडिया कैसे आया था। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो आया था, हम सबको पता है कि वो 1789 में आया था और वहाँ पर जो था एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था और इसके अंडर जो था फ्रेंच जो था एक एब्सोल्यूट मोनार्च के अंदर में आता था और उसके कारण उसका कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज और पॉलिटिकल चेंज भी बहुत बार हो चुका है। और वहाँ की जो रिवॉल्यूशन थे, उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि ये जो पीपल है ये अपने नेशन को बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी जो डेस्टिनी है वो शेप करेंगे। और मतलब वहाँ पे शुरुआत से ही जो पीपल की थी वो एक कॉमन आइडेंटिटी ऑफ अ सेंस ऑफ अ कलेक्टिविटी थी और जो पीपल और आइडेंटिटी थी वो दोनों ही सेम थी। और यहाँ का आइडिया जो था वो था ला पैट्री, यानी कि द फादरलैंड। ये लोग जो है अपने नेशन को फादरलैंड के नज़रिए से देखते थे और हमारे इंडिया में हम लोग मदरलैंड देखते हैं। और ये लोग जो थे ले सिटीजन बोलते थे द सिटीजन्स को। और ये लोग जो है यूनाइटेड कम्युनिटी रहती थी और एंजॉय इक्वल राइट्स। ये जो थे राइट्स को भी एंजॉय करते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इनके लिए जो था एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया था एक ट्राई कलर में। और इन्होंने वो न्यू जो फ्रेंच फ्लैग था उसको चेंज कर दिया था। पहले इनका था रॉयल फ्लैग, यानी कि जो भी पहले रॉयल पैलेस से जो भी रहते थे उनका जो भी फ्लैग रहता था वो चलता था, लेकिन इन्होंने वो रिप्लेस करके लगा दिया एक फ्रेंच का फ्लैग। और फ्रेंच के ट्राई कलर क्या होते हैं? फ्रेंच के ट्राई कलर रहते हैं ब्लू, रेड और वाइट। और इसके बाद जो स्टेट जनरल था उसे इलेक्ट करने लगे एज द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीज़न एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। और पहले मतलब यहाँ पर चलता था एक्टिव सिटीज़न, पैसिव सिटीजन, लेकिन अब इसमें बस एक्टिव सिटीजन्स रहेंगे और सारे लोग जो है वोट इलेक्ट करेंगे और वोट देंगे और एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। और न्यू हायम्स मतलब नए राष्ट्रगीत या गाने कंपोज होने लगे और ओथ ली गई और माइट्रास कमोट्रेट, यानी कि जो लोग शहीद थे उनके बारे में और उनके गाने बनाए गए इन द नेम ऑफ नेशन के नाम से इनके बारे में कुछ कहा गया और इनके गाने बनाए गए। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिसके तहत सारे जो लॉज है वो फॉर्मुलेटेड थे सारे सिटीजन्स के लिए और वो उनके सारे टेरिटरीज पे लागू होते थे। और इंटरनल कस्टम्स यानी कि जो भी टैक्स वगैरह थे और ड्यूज़ थे वो सारे हटा दिए गए और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया जिसमें वेट और मेजर, यानी कि कोई भी मेजरमेंट या वेट जो रहेगा बस वो एक सिस्टम के तहत रहेगा मेजरमेंट, और उस चीज़ को अपना लिया गया। रीजनल डायलेक्ट, इसका मतलब होता है कि एक रीजन में बोली जाने वाली कोई भाषा या फिर जो पहले से बोली जाने वाली कोई भाषा होगी उस भाषा को डिस्करेज किया गया, मतलब उसको हटाया गया, जो है उसको बोला गया और लिखा गया इन पेरिस में। और फ्रेंच जो थी अब उनकी रीजनल भाषा थी या फिर नेशनल उनकी जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच ही थी। और उसके बाद में फ्रेंच जो थी वो लिखी जाती थी फिर पेरिस में और वही फिर कॉमन लैंग्वेज बन गई सारे नेशन की या फिर उनके नेशन के लिए, हम ऐसा बोल सकते हैं। द रिवॉल्यूशनरीज फिर उन्होंने मतलब डिक्लेयर किया और ये तय किया कि हम लोग जो है मिशन करेंगे और डेस्टिनी जो है फ्रेंच नेशन की हम इसे जो है इंडिपेंडेंट करके रहेंगे या फिर फ्रीडम करके रहेंगे, और जो पीपल है यूरोप के उन्हें डिस्पोटिज्म करके रहेंगे। और जो फ्रेंच के पीपल थे उन्होंने भी ये सोच लिया था कि अब जो है हम यूरोप के जो बाकी नेशंस हैं अब हम उन्हें भी नेशंस स्टेट बना के रहेंगे। और ये जो इवेंट था जब ये फ्रेंच में हो रहा था तो डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप और स्टूडेंट्स और जो अदर मेंबर्स थे नेशन के, जैसे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, लॉयर, डॉक्टर्स, तो इन लोगों ने जो था जैकोबिन क्लब्स, आपको इसके बारे में पता होगा, आपने 9th में पढ़ा था, जैकोबिन्स क्लब जो था इसमें वो सब लोग जुड़ गए थे और उनकी एक्टिविटीज़ और कैंपेनियंस मतलब वो लोग करने लगे थे। और फ्रेंच आर्मी जो थी वो उस टाइम पे मूव कर गई थी हॉलैंड में, और हॉलैंड के साथ में बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और थोड़े कुछ पार्ट में इटली में 1790s में। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड।
तो इसी आइडिया से जो है फ्रेंच जो है अपनी फ्रेंच आर्मीज़ के ज़रिए जो आइडिया थी नेशनलिज्म का वो बाहर भेजती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है और इसको बोला गया है द कवर ऑफ जर्मन एलिमेंट्स डिज़ाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रेस रेवन इन 1798। तो ये जो है पिक्चर ये एंड्रेस एब्रेन के थ्रू बनाई गई थी 1798 में। और इस पिक्चर में जो है फ्रेंच बेस्टाइल जब वो हुआ था 1789 में, तो वो सीन जो यहाँ पर दिखाया गया है कि वहाँ पर जो बेस्टाइल में अटैक हुआ था वहाँ का सीन दिखाया गया। और यहाँ पर बोला है द पीपल मस्ट रीच देयर ओन स्लोगन। तो इसके बाद आपको पता होगा कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसने फ्रांस में जो है फिर से मोनार्की सिस्टम ला दिया था। तो इसके कारण जो नेपोलियन था उसने बहुत सारी नए लॉ जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे फ्रांस में। और मोनार्की के वापस आने से मतलब इसमें कोई डाउट नहीं था कि नेपोलियन ने जो थी पूरी डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे और उसने कुछ लॉज लाए थे। और उन लॉज को या फिर उन रूल्स को हम नेम देते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर हम उसे बोल सकते हैं नेपोलिक कोड। और इस रूल्स में ऐसा था कि नेपोलियन ने जो है वो सारे जो प्रिविलेज बेस्ड जो राइट्स थे, यानी कि अगर किसी का अगर कोई बेटा है अगर वो मर जाए तो फिर उसकी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी, ऐसे प्रिविलेज बर जो थे वो उसने अबॉलिश कर दिए थे। और उसने जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के पहले सब मतलब कानून के लिए सब एक जैसे है, ऐसा उसने बोला था। और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और जिसका भी मतलब प्रॉपर्टी पे राइट होगा वो उसे मिलेगा, उसने ऐसा भी कुछ बनाया था लॉज। और इस कोड को जो है बहुत पूरे फ्रांस में जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया था, यानी कि फ्रांस के जितने भी रीजन्स हैं उनके सारे रीजन्स के अंदर ये लॉज जो है फॉलो किए जाएंगे। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, यानी कि इन 3 नेशंस के अंदर नेपोलियन ने सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कर दिया था। और इसमें जो है फेडरल सिस्टम और जो प्रीजेंट्स थे जो कि सर्वडम, यानी कि जिन्होंने भी कुछ टैक्स या फिर लोन लिया था किसी भी मर्चेंट से या लैंडलॉर्ड से, तो वो जो सारे ड्यूज़ रहेंगे वो माफ़ हो चुके होंगे। और टाउन्स में भी जो गाइड रिस्ट्रिक्शन वगैरह थे कि अगर कोई मर्चेंट है तो आप इस टाउन से उस टाउन नहीं जा सकते, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दिए गए थे। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो थी इससे बहुत इम्प्रूव हुई थी। और प्रीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स और न्यू बिजनेस क्लास जो थी वो इस चीज़ से बहुत खुश थे और वो एंजॉय करते थे न्यू। तो इसमें बताया गया जो फ्रेंच आर्मी जो थी वो जब दूसरी नेशन में जाती थी तो उनका वेलकम किया जाता था और उन्हें लिबर्टी का जो है एक सिंबल माना जाता था। और उनके अंदर जो था एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो थी वो एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाती थी और पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिल चुकी थी। और जो टैक्सेशन जो था वो बढ़ रहा था और सेंसरशिप भी उसमें बढ़ रही थी। और उनको जो है फोर्स किया जाता था कंस्क्रिप्शन के लिए, जो फ्रेंच आर्मी जो थी उनके लिए, कि वो जो है सारे यूरोप को जो है वो कॉन्कर कर ले, जीत ले। और उनसे जो है आउटवर्ड एडवांटेज निकाल कर उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए। और इसमें आप ये फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो है ये नेपोलियन बोनापार्ट का है। और इसमें ये दिखाया गया कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उनके बैग से जो है ये जो आप लेटर्स देख पा रहे हैं, ये लेटर्स गिर रहे हैं, तो ये सिम्बलाइज़ करता है कि ये लेटर्स जो है वो टेरिटरीज़ है। तो उनके जो बैग है वो सारी टेरिटरीज़ उसमें रखी हुई थी, पर अब उनसे जो सारी टेरिटरीज़ गिर रही है। और इसमें जो है फ्रांस एक बैटल हार गया था जो हुई थी लिप्जिग में 1813 में। जो है राइनलैंड यानी कि जो माइन थी उसके हारने की वजह से फिर वो जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो वापस घर जा रहा है, इसमें ऐसा दिखाया गया।